हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मैं आज दिल्ली में नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद मेरी कोशिश है कि आपसे मैं जुड़ा रहूं। कुछ दिन मैं लाइव प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा दिल्ली से बाहर होने की वजह से। आज हम एक बार फिर जनाब आफताब कमाल पाशा साहब से मुलाकात कर रहे हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हमास और इसराइल के बीच में जंगबंदी का मामला फिर भी कहां अटका हुआ है। अब धमकियां दी जा रही हैं हमास को, या तो जंगबंदी मानो, नहीं तो हम गाजा पर कब्जा कर लेंगे। उधर ईरान से आवाज आ रही है कि अमेरिका जब तक ये हाल में जो उसने हमले किए हैं उसकी तावान नहीं देगा, कंपेंसेट नहीं करेगा, तब तक हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे। तो ये फिर एक तरह से लॉक जैम टाइप की एक सिचुएशन है। आगे क्या कुछ होगा? मुसलसल बमबारी हो रही है, गाजा के लोग मारे जा रहे हैं, भूखे लोग जो खाना लेने आते हैं उनको मार दिया जाता है। और इस बीच में विटकॉफ पहुंचते हैं, ट्रंप के नुमाइंदे, गाजा में, और कुछ फोटो खिंचवा करके निकल के आ जाते हैं। जाहिर ये कर रहे हैं कि ट्रंप जो है वो गाजा के लोगों के लिए बहुत ही हमदर्दी लिए हुए हैं। आफ्ताब कमाल पाशा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। क्या कुछ है सूरत हाल? आपको क्या लगता है अब हम कहाँ खड़े हैं? दुनिया क्या जंगबंदी का कोई रास्ता बनता हुआ नजर आता है, या क्या क्या कुछ लगता है आपको? जी, धन्यवाद। मुझे ये लगता है कि ये जो ड्रामा कर रहे हैं सीज फायर के बारे में, ये लगातार जब से इसराइल हमला किया गाजा में, हर बार जब भी इंटरनेशनल प्रेशर इसराइल पे और अमेरिका के ऊपर ज्यादा होता है, तो ये सीज फायर की बात करते हैं और अमेरिका के एनवाई जो स्टीव विटकॉफ हैं वहां भेजते हैं और स्टेटमेंट्स देते हैं कि हम चिंतित हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने के लिए। लेकिन जितना भी प्रोपेगेंडा करें, जो ग्राउंड रियलिटी है वो बदल नहीं रही है। और वो ये है कि वहाँ के लोग भूख से, पानी से और मेडिसिन ना होने की वजह से जो है दम तोड़ के शहीद हो रहे हैं बड़े पैमाने पे। और खुलेआम जो है वो मार रहे हैं वो, और लोगों को जब वो खाने के लिए जाते हैं गाजा। ह्यूमैनिटेरियन सेंटर्स जो अमेरिका और इसराइल कंट्रोल करते हैं, जो कि 4 या 5 हैं पूरे गाजा में, जबकि 150 से ज्यादा सेंटर्स अनरॉ के और इंटरनेशनल एड एजेंसीज के हुआ करते थे। तो काफी दूर से लोग आते हैं, बच्चों को भेजते हैं और औरतें भी जाते हैं, और उनको पता है कि मजबूरी की वजह से इतनी दूर पैदल चल के आते हैं और उनको जानबूझ के मार दिया जाता है, जख्मी कर दिया जाता है। और जब भी प्रेशर बढ़ता है तो ये जो कठपुतली हुकूमतें हैं, जैसा ये मिस्र है, जुर्दन है, इमारात है या तुर्की है, ये प्रोपेगेंडा के लिए हम हवाई जहाजों से ह्यूमैनिटेरियन एड मुहैया करा रहे हैं। गाजा की पट्टी से इतने ट्रक्स गए हैं बोल के फोटो वायरल कराते हैं। इजराइल के चेक पोस्ट से ये चेक ट्रक्स जो जाते हैं उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो ये जो जर्नलिस्ट पूछते हैं सवाल नेतन्याहू को या वेस्टर्न लीडर्स को या डोनाल्ड ट्रंप को, जैसे कि एक ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं सीज फायर के लिए, क्या आप इजराइल के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ जवाब दिया, कोई उसमें डाउट नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं डालेंगे इसराइल के ऊपर प्रेशर, क्योंकि हमास जो है वो हम उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, वो बंधकों को पकड़ा हुआ है और वो क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, और उनका सफाया होना चाहिए। और जो कुछ भी इसराइल कर रहा है वो अपनी दिफा के लिए कर रहा है। तो यही जो है नैरेटिव पिछले कई सालों से हो रहा है, खास तौर पे अब चूंकि पूरी दुनिया का फोकस गाजा में है, जहां भूखमरी से और निमाल न्यूट्रिशन से बच्चे जो है हजारों की तादाद में शहीद हो रहे हैं, जहां मेडिसिन बिल्कुल नहीं है, हॉस्पिटल्स बिल्कुल ठप होके बैठे हैं।
तो ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा आ रहा है, सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड की बात ही नहीं, बल्कि यह रिकग्निशन का भी जो ड्रामा कर रहे हैं फ्रांस और बर्तानिया और दूसरे जी देश, जी, ये सिर्फ। मैं उसी पर आना चाहता था कि एक तरफ तो ये कठपुतली हुकूमतें हैं जो पड़ोस की मुस्लिम और अरब हुकूमतें हैं, दूसरी तरफ यूरोप की तरफ से ये एक नया, मैं भी यही महसूस कर रहा हूं कि ये एक अजीब ड्रामा है कि फिलिस्तीन स्टेट हम रिकॉग्नाइज कर देंगे। इस रिकॉग्निशन के मानी क्या है? जब आप हमास के साथ जंग बंदी नहीं हो रही, उधर खाने को वहां नहीं पहुंच रहा है, और वो स्टेट जिसका कोई बाउंड्री तय नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये रिकॉग्निशन का एक नया ड्रामा शुरू करके किस तरफ जाना चाहते हैं? यानी एक तरफ उन्हें मदद नहीं मिल रही, जंगबंदी नहीं हो रही, दूसरी तरफ ऐसा जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि शायद फिलिस्तीन के हमदर्दी में पूरी दुनिया खड़ी है। जी, उनकी हमदर्दी तो इसराइल के हक में है, फलस्तीनियों के हक में नहीं है। ये सब झूठ बोल के, धोखा दे के लोगों को, पूरी दुनिया को गुमराह करने का ये साजिश है कि हम फलस्तीनियन स्टेट को रिकग्नाइज करेंगे बशर्ते कि ये अगर इसराइल नहीं करता है। तो अब बर्तानिया सितंबर में बोलेंगे कि हाँ, पहले के मुताबिक अब ज्यादा ट्रक जा रहे हैं एड के लिए, ज्यादा सेंटर्स खोले हुए हैं और लोगों को गिजा मिल रही है बोल के पर्दाफाश करेंगे, एक्सपोज करके वो दोबारा गुमराह करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब पहले अमेरिका और इसराइल मिलकर ये गाजा ह्यूमैनिटेरियन सेंटर्स चलाते थे। तो अब अमेरिका ने कहा कि हम इसमें मुलविस नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिका की बदनामी हो रही है। अब पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन इसराइल के हवाले कर दिए हैं 2 दिन से। और इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत उनके जरिए आता था वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि असल मकसद इसराइल का यह है कि वहाँ कोई ह्यूमैनिटेरियन एड ना पहुंचे और गाजा की अवाम जो है भूख से और मेडिसिन नहीं होने की वजह से जितने भी मर जाते हैं उनके हक में अच्छा है उनकी पॉलिसी के लिए। और ये भी कह रहे हैं कि ये हमें आसान हो जाएगा गाजा पे कब्जा करने के लिए, अगर लोग वहाँ भूख से मर के भाग जाएंगे या मर जाएंगे या जख्मी होकर कमजोर हो जाएंगे बोल के। वो असल इरादा उनका वही है। अमेरिका भी उनके साथ शामिल है इस साजिश में, और वेस्टर्न कंट्रीज भी जो है दिखावे के लिए ये रिकग्निशन का ड्रामा करते हैं, और उससे ग्राउंड रियलिटी कोई चेंज कर नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका वीटो कर देगा। सिक्योरिटी काउंसिल के सपोर्ट के बगैर कोई पैलेस्टीनियन स्टेट स्थापित नहीं होगा, और उनको अच्छी तरह पता है। ये दोनों मिलके मिली भगत करके लोगों को, दुनिया को गुमराह करने के, क्योंकि प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जो वहाँ जेनोसाइड हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, तो पूरी दुनिया में अब फैल गई ये बात कि ये अमेरिका शामिल है, बरतानिया शामिल है, वेस्टर्न कंट्रीज भी शामिल है। और सबसे बढ़ के ये कठपुतली हुकूमतें, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई और मिस्र और दूसरे मुल्क भी शामिल हैं। और दूसरी तरफ हमास और हिजबुल्लाह और ईरान और हूती से अंसारुल्लाह वो अटैक कर रहे हैं गाजा के लोगों के हक में। तो वो रियलिटी से बचने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा करते हैं, पब्लिक रिलेशंस कैंपेन करते हैं, और ये इससे कोई खास बदलाव होने वाला नहीं है। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन सब जान चुके हैं कि ये कई बार हुआ है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। कई बार जब भी प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि इसराइल ये हमास को खदेड़ने में असफल रहा है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हालांकि फौज हर दिन बमबारी कर रही है निहत्तों पे, और हमास के लड़ाकू हैं बोल के हर जगह बेतहाशा बमबारी हो रही है, और इसीलिए सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ रही है। तो कोई नजर में नहीं आता कि ये हमास को खत्म करेंगे नियर फ्यूचर में। तो हालांकि अमेरिका के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि आप इस को जल्दी से जल्द निपटाइए, खत्म करिए गाजा की जंग बोल के। लेकिन इसराइल के हाथ में नहीं है ये, क्योंकि वो बेबस हैं। इतनी मजबूत फौज रहने के बावजूद भी जो है हमास के लड़ाकू आते हैं, मारते हैं, भाग जाते हैं सुरंगों में जाके। तो अभी तक उनको पता ही नहीं कि कहाँ से आके कहाँ छुप के कहाँ जाके मारते हैं, कहाँ के बंधकों को छुपा के रखे हैं। तो ये
ये जो है मामला पेचीदा होता जा रहा है, और जितना तवील अरसे तक खींचेंगे उनका वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ होगी। अब चूंकि अगले महीने में जनरल असेंबली का सेशन शुरू होने वाला है, तो ये ड्रामाबाजी अभी से शुरू हो गई कि हम जनरल असेंबली में फलस्तीन को रिकग्निशन देंगे, और उसके अच्छा आड़ अच्छा में जो है अच्छा, इस मार रहे ड्रामे के बीच में पाशा साहब, न्यूयॉर्क में एक कॉन्फ्रेंस होती है जो फ्रांस और सऊदी अरब करते हैं, ये कह करके ही कि ये टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए कॉन्फ्रेंस है। टू स्टेट सॉल्यूशन इसराइल तो सुन ही नहीं रहा, कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। जो कोई डिस्कस करता है उसको और एक तरह से वो रिजेक्ट करते हैं बार बार। तो ये पिद्दी ना पिद्दी का शोरवा जिसे कहा जा सकता है, ये सऊदी अरब, ये क्या इसराइल पर टू स्टेट सोल्यूशन मनवाने के लिए कोई वाकई प्रेशर डाल सकेंगे? क्या ये टू स्टेट सोल्यूशन की कहानी भी उसी का हिस्सा है जो रिकॉग्निशन का तमाशा जो फ्रांस ने शुरू किया और उसके बाद अब कई मुल्कों ने कहना शुरू कर दिया हम रिकॉग्नाइज करेंगे? ये इस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ हासिल हुआ फिलिस्तीनियों को? क्या असल इशू के हल होने की तरफ कोई भी कोशिश आगे बढ़ पा रही है क्या? हैं। देखिए, ये भी टू स्टेट सोल्यूशन के जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें सऊदी अरब भी शामिल होता है दिखावे के लिए, ये भी वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन को गुमराह करने के लिए है। जबकि रियलिटी ये है कि वेस्ट बैंक जो सबसे बड़ा हिस्सा है फलस्तीन का, अगर इंडिपेंडेंट देश होता है, तो वहां जो भी नरसंहार हो रहा है इजरायली फौज का और सेटलर्स का, उसके लिए कोई ठोस कदम उठा नहीं रहे हैं। सऊदी अरेबिया चुपचाप बैठा है, बर्तानिया, फ्रांस और अमेरिका और सभी शामिल हैं। जिस तरीके से वहां लोग बेघर हो रहे हैं, जहां उनके घरों को बुलडोजर से उड़ा दिया जाता है, जिस तरीके से लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, वो गाजा से कुछ कम नहीं है। वहां भी उतने बड़े पैमाने पे ही हलाकत हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और टू स्टेट सोल्यूशन कैसा होगा जब तक वहां ठोस कदम ये देश नहीं उठाएंगे? और जो इजरायली सेटलर्स जो फलस्तीनियों के बागों को कब्जा कर रहे हैं और वहां से जो पैदावार करके एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे खजूर हो या जैतून हो या जो भी हो, तो वो इंपोर्ट करके अपने देशों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये ठोस कदम कहाँ से होगा? हर दिन सेटलर्स आतिशजनी और मारा मारी करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये दिखावे के लिए ही किया जाता है, प्रोपेगेंडा के लिए कॉन्फ्रेंसेस। और इसका कोई माने नहीं होता, क्योंकि स्टेटमेंट्स के बाद भूल जाते हैं। कायरो में भी आपको याद दिला दूं कि अरब लीग का वहाँ मीटिंग हुई और बढ़ चढ़ के 50 अरब हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे, और गाजा की पट्टी में रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा और ये हो जाएगा बोल के बातें बड़ी बड़ी बताए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी तक $1 भी नहीं दिए हैं। एक मकान को भी रिपेयर अभी तक 3 महीने हो गए, वहां कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो भी बचे थे उसको भी खत्म करके जो है लोगों को बेघर कर रहे हैं, जो टूटे मकान में रहते थे और पनाह लेते थे। तो इस तरीके से जो है ये पूरा ड्रामा जो है, न्यूयॉर्क से लेके रिकग्निशन से लेके एयर ड्रॉपिंग, जो बताते हैं क्रॉसिंग में इतने ट्रक चले गए, जो कि हर दिन उनको कम से कम 500 या 600 ट्रक की गिजा चाहिए, और सिर्फ कुछ गिने हुए ट्रक 1-2 डजन जाते हैं। तो प्रोपेगेंडा और रियलिटी का आपको अंदाजा हो सकता है कि कहाँ से क्या हम बात हो रही है, क्या जरूरत है और क्या पहुंच रहा है, बोल के पूरी दुनिया को आगाह हो गई इससे। जी। अच्छा, ऐसे वक्त में जब इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है और नवंबर 2023 से मुझे याद है कि अमरीकी ये कह रहे हैं कि हमास वाले जंगबंदी के लिए शर्तों पर डटे हुए हैं, वो हट नहीं रहे, और अब हम 2025 की अगस्त में हैं, अब भी वो अपनी उन्हीं शर्तों पर मौजूद हैं, तमाम भुखमरी के बावजूद, इतनी शहादतों के बावजूद। जब हमास अपना रास्ता नहीं बदल रहा है, क्या अभी तक इनको ये समझ नहीं आया कि ये कभी बदलने वाले नहीं है और ये परमानेंट जंगबंदी चाह रहे हैं, ये रिकंस्ट्रक्शन चाह रहे हैं, ये घेराबंदी खत्म होना चाह रहे हैं? क्या ये इनकी मांगे
नाजायज हैं क्या? कौन सा ऐसा रीजन है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बेवकूफ बनती रहती है और वो जवाब कहीं से खुल करके नहीं आता? क्या क्या है वो वजह? देखिए, वजह तो आपके व्यूअर्स को पता है। जिस तरीके से अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल तक तालिबान से जंग लड़ी, वो ये है कि हम फतह होंगे, तालिबान को शिकस्त देंगे, भगा देंगे, डरा के उनको खदेड़ देंगे बोल के। यही मकसद से इराक में भी फौज भेजी गई। लेकिन सद्दाम हुसैन को फांसी देने के बाद बाद भी अब वहाँ अपोजिशन है। यही हुआ लीबिया में भी, और यही हुआ लेबनान में भी, यमन में भी हुआ, और ये यूक्रेन में भी यही हुआ। और 2.5 साल से ज्यादा जो है वो अपने आप को कन्विंस कर लिए थे कि रशिया हार रहा है, रशिया के नुकसान हो रहा है और रशिया टूट जाएगा बोल के। तो यही नजरिया जो है गाजा में भी, कि हमास को हमने खत्म कर दिया, अब थोड़ा बचे कुछ आतंकी मौजूद हैं, उनका उनका भी सफाया हो जाएगा। तो इसीलिए ट्रम्प बार बार कहता है कि आप जल्द से जल्द इसको निपटाइए। 6 महीने से बोल रहे हैं वो कि आप हम्म। इसको जल्द से जल्द खत्म करिए, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सिर्फ अमेरिका के अंदर ही नहीं, पूरे ग्लोबल लीडर जब भी मिलते हैं उनको उसका जिक्र करते हैं, वो जॉइंट स्टेटमेंट में अच्छा, मिलाना चाहते हैं। वो जो जल्दी खत्म कीजिए, उसके दो मानी समझ में आते हैं। एक तरफ तो इसराइल को ये मानी समझ में आता है कि सारे हमास के लोगों को, फिलिस्तीनियों को जल्दी से जल्दी खत्म करो, और दूसरी तरफ वो इसी जुमले से, इसी सेंटेंस से हमदर्दी हासिल करते हैं कि जंगबंदी करो। क्या ट्रंप के मन की बात क्या है? ट्रम्प की बात, मन की बात यही है कि वो इसराइल को सपोर्ट करता है, क्योंकि वो इजरायली ग्रुप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे के तख्ते पर लाए, सत्ता पे लाए, और उनके बंधक की तरह बोले जैसा सुन रहे हैं। और डीप स्टेट जो है, सीआईए का और वॉल स्ट्रीट का और मीडिया का, इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, वो यही चाहता है कि इसराइल की फतह होना चाहिए और इसराइल इस पूरे क्षेत्र में सुपर पावर बन के रहना है। ना ईरान रहेगा, ना तुर्की रहेगा, ना रूस और चीन का असर और रसूख रहेगा। तो ये डबल पॉलिसी वही है, क्योंकि इसराइल कर नहीं पाया ईरान के खिलाफ भी, अमेरिका को इसमें मुलविस करना पड़ा उसको, और उस पर भी ईरान मान नहीं रहा है उनकी बात। तो इसी तरह गाजा में भी यही हो रहा है कि हर मुमकिन कोशिश करे वो हमास को खदेड़ने की, और हर मुमकिन कोशिश करे हिजबुल्लाह से हथियार छीन के उनको डिसार्म करने की, और हर मुमकिन बमबारी करे हूतियों के ऊपर। लेकिन फिर भी हर दिन हूती मिसाइल्स दाग रहे हैं इसराइल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, हाइफा पे वगैरह। तो ये इनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इनकी कमियों को महसूस हो रहा है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हम ताकतवर रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं, ये छोटे मोटे गुट क्या है, हम उनको खत्म कर देंगे बोल के वो परेशान है कि ये क्यों नहीं हो रहा है। ये अच्छा अच्छा, इनकी आपकी ताकत। आप, आपकी आपकी बात से चीज जो खास निकल के आ रही है, वो ये कि जिस तरह से अफगानिस्तान में 20 साल लगा दिए और फिर उनको वहां से निकलना पड़ा, क्या ऐसे ही कई साल लंबी जंग हो सकती है ये गाजा की? क्या अभी बहुत ज्यादा मौतें और शहादतें देखनी पड़ेंगी? क्या आप उस तरह से इसको लंबी जंग होता हुआ और देख रहे हैं क्या? जी, इसराइल ने 67 की जंग में वेस्ट बैंक और गाजा को कब्जा किया। आप हिसाब लगाइए कितनी बार इसराइल हमला किया है गाजा के ऊपर, कितनी बार, और कितनी बार वेस्ट बैंक में हर एक रेफ्यूजी कैंप में फौज भेज के तबाह बर्बाद कर दिया सब। लेकिन फिर भी उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन करके अपनी जिंदगी दोहराया। गाजा में कम से कम 10-15 बार उन्होंने हमला किया है, डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन फिर भी रीबिल्डिंग, रिकंस्ट्रक्शन होता है। और फलस्तीनी जो है आवाज उठाते हैं, इतना मरने के बाद भी, इतना सफरिंग के बाद में, इतने बड़े चोट खाने के बाद भी। तो ये सिलसिला चला आ रहा है 67 से, लगातार अनइंटरप्टेड सस्टेनेबल रेसिस्टेंस हो रही है। तो उनको, इजरायलियों को समझ में नहीं बात आ रही कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों भाग के नहीं जा रहे हैं, इतना सफरिंग के बावजूद भी अपने एरिया पे क्यों अड़े हुए हैं। ये उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये नेशनलिस्ट फीलिंग कहाँ से आती है, ये क्यों जमीन से इतना जुड़े हुए हैं। और इनके
इनको सपोर्ट करने के लिए इतनी बर्बादी के बावजूद भी लेबनान के लोग इनको क्यों सपोर्ट करते हैं? इतनी बमबारी बर्बादी के बाद यमनी इनको क्यों सपोर्ट करते हैं? और इतना सैंक्शंस, कड़े सैंक्शन करने के बावजूद, ईरान हमला करने के बाद भी ईरान क्यों इनको सपोर्ट करता है बोल के इनकी समझ में नहीं आ रहा। तो ये बेबस वो हो गए हैं वो जो वो जो कि वो जो मुस्लिम उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो कतई इनके समझ में नहीं आता कि ये मुसलमान, इनको ये बताया गया है कि तमाम मुस्लिम उम्मा एक जिस्म की तरह से हैं, किसी एक हिस्से को अगर तकलीफ पहुंचे तो सबको तकलीफ पहुंचनी चाहिए, तभी वो उम्मा का एक कॉन्सेप्ट है। ये बात इनको समझ नहीं आती, इसीलिए डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, कभी सुन्नी, कभी शिया, कभी कुछ और। ये क्यों, मतलब ये आपको क्या लगता है कामयाब नहीं होंगे? देखिए, यही ये दिमाग में रखते हुए बरतानिया ने बड़े सगीर का पार्टीशन किया कि अगर पूरे बड़े सगीर के मुसलमान इत्तेहाद हो जाते हैं तो 1857 में उनको जैसा धक्का हुआ वो निकल जाना बोल के वो ये मुहिम चलाए। तो यही मुद्दा लेके फलस्तीन में उन्होंने किया कि अगर हम यहूदी बस्ती बना देते हैं, स्टेट बनाते हैं, तो उसके जरिए पूरी दुनिया, अरब दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, वेस्ट एशिया को, तेल गैस जो उन्होंने खोज के निकाला था। तो यही मुद्दा फ्रांस के साथ साजिश में मिलकर उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये टुकड़े टुकड़े करे कि ये फलस्तीन है, ये इजराइल है, ये जॉर्डन है, ये इराक है, फ्रांस है, लेबनान के बॉर्डर्स वगैरह सब करके। तो उनका मेन मकसद था डिवाइड एंड रूल करके। तो उसके बाद जब नासिर ने अरब यूनिटी की बात की, उसको भी हराए और अरब यूनिटी होने नहीं दिया सीरिया और ईरान के मिस्र के बीच में, इराक के और सीरिया के बीच में, या लीबिया और इजिप्ट के बीच में, जो भी यूनिटी की बात करता है उसको खत्म कर देते थे। तो अब वो परेशान है कि हम इतना टुकड़े टुकड़े करने के बावजूद और इतने कठपुतली होने हुकूमतें और सरबराह होने के बावजूद भी जो है लोगों में इतना सपोर्ट फलस्तीनियों के लिए क्यों है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। ये सॉलिडारिटी जो है, जैसे कि हालांकि वो अरब हुक्मरान जैसा उर्दू, मिस्र, इमारात, सऊदी अरब, अमेरिका के हक में, इसराइल में हक में है, लेकिन वहां की अवाम जो मैसेज भेज रही है वो ये है कि हम केएफसी नहीं जाएंगे, मैकडोनल्ड्स को नहीं जाएंगे, हम इजरायली प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं, हम बॉयकॉट करेंगे। हालांकि हमारे हुक्मरान अमेरिका इसराइल के साथ हैं, हम अपना रेसिस्टेंस जारी रखेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जारी रखेंगे, हम फलस्तीनियों के हक में सपोर्ट करेंगे, हमारे से जितना हो सके हम आवाज उठाएंगे बोल के। ये हमदर्दी जो है उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये उम्मा ये कहाँ से आ गई, ये क्यों कर रहे हैं, इंडिया में मुसलमान क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं, उनके साथ लिबरल हिंदूज भी क्यों कर रहे हैं, पूरी दुनिया में मुजाहरे उनके खिलाफ क्यों हो रहे हैं बोल के उनकी समझ में नहीं आ रहा। और अमेरिका की समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या मामला है। हमने इतनी कोशिश करी डिवाइड करने की, सुन्नी, शिया, नॉन मुस्लिम्स, अरब वगैरह बोलते हैं, तो हमदर्दी जो है पूरी दुनिया में उभर के क्यों आ रही है इसराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ, और ईरान को क्यों सब सपोर्ट कर रहे हैं जो कि वो शिया है। तो ये सब बांटने की साजिश जो है उनको लगती है कि नाकाम हो गई है। वो समझ नहीं रहे हैं कि ये उम्मा का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही गहरा है, उनसे भी ज्यादा रिश्ता गहरा होता है, और वो नाकाम है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में। यकीनी तौर पर इसी उम्मा के कॉन्सेप्ट के तहत ही यमन के अंसारुल्लाह उन्होंने अब चौथे मरहले का जो ऐलान किया है, इसराइल से, इसराइली बंदरगाह से जिस भी कंपनी का कोई जहाज कारोबार करता है, किसी भी मुल्क का हो, वो अब टारगेट किया जाएगा, हिंद महासागर में हो, मेडिटेरेनियन में हो या रेड सी में हो। तो ये उसी जज्बे का। अच्छा, मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, वक्त हमारे पास कम रह गया। ईरान ने अब ये कहना मजबूती से शुरू किया है कि अमेरिका से जब बात होगी न्यूक्लियर इशू पर या किसी भी और मामले पर, जब तक वो इसने जो अब हमले किए हैं इसका कंपेंसेशन नहीं देता, तावान नहीं देता। ये बात कहां तक पहुंचेगी, क्या होगा? जी, मुझे याद है बहुत पहले ही इस इशू को मैं
वर्ल्ड फोरम पे लाया था। कई चैनलों में मैंने इंटरव्यू देके ये पहली तरफ ये आगाह किया था कि ये मुद्दा बहुत अहम है, क्योंकि इसराइल, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस ये हर जगह बमबारी करते हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है यूनाइटेड नेशंस में कॉम्पनसेशन की बात, और चुपचाप सहते रहे हैं मुल्क हो या सोसाइटीज हो या ग्रुप्स हो। तो ये मुद्दा उठाना बहुत जरूरी है। जैसा कॉलोनियलिज्म के बाद धीरे धीरे आवाज उठी कॉलोनियल पावर से कि आपने इतने लोगों को मारा, इतना डिस्ट्रक्शन किया, इतना लूट मार किया, तो हमें कॉम्पनसेशन चाहिए, अपॉलॉजी चाहिए बोल के कम से कम वो डिमांड करने लगे। तो अब जब ईरान के ऊपर हमला हुआ जो कि इलीगल रहा या इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर के खिलाफ रहा, तो ईरान का हक बनता है कि आपने किसी रेजोल्यूशन के सपोर्ट से हमला नहीं किया, और जबकि हम अग्रीमेंट किए थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो इंडोर्स किया था, उसको भी आप नजरअंदाज करके जो है इलीगल हमला किया, उसके लिए कॉम्पनसेशन दीजिए। और ये मुद्दा उठाना जो है अमेरिका को, ये इंग्लिश में जो बोलते हैं हाउ डेयर दे डू, उनकी हिम्मत कैसी होती है कि कंपनसेशन पूछने की। हम जो मर्जी चाहे वो करेंगे, आप कौन होते हैं कंपनसेशन पूछने की? आप जो है सहते रहिए और हम सैंक्शन डालते रहेंगे, बमबारी करते रहेंगे, साजिश करते रहेंगे आपके साइंटिस्ट को और मिलिट्री लीडर्स को, जहां मर्जी हम इराक में या ईरान में या सीरिया में या लेबनान में मारेंगे। आप कौन होते हैं पूछते हुए? आप जो है गुनहगार हैं और हम आपको सजा देंगे। तो ये एटीट्यूड है। तो उनको परेशानी ये हो रही है कि जो 400 किलो से ज्यादा एनरिच यूरेनियम ईरान के पास है, तो उनको खर्चा है कि ये बम के लिए आगे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मजलिस में बहस हो चुकी है कि ईरान एनपीटी से निकलना चाहिए। अगर निकल जाता है तो कोई रोक टोक नहीं होगी ईरान के ऊपर बम बनाने के सिलसिले में। तो इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज भी धमकी दे रहे हैं। जो 2 हफ्तों से बात हुई वहां ईरान और उनके बीच, तो उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं मानेंगे, ये को वापस नहीं लाएंगे, तो और शिद्दत से हम भी ओपनली सपोर्ट करेंगे आपके मुल्क के ऊपर बमबारी करने के लिए। तो ईरान डरने वाला नहीं। ईरान ने मुंह तोड़ जवाब देने का हवाला दिया है कि जो हम पहले किए उससे बढ़ के करेंगे, आप होशियार रहिए बोल के पूरा चौकन्ना कर दिया है। तो यही होने वाला है कि उनके भी थ्रेट्स, धमकियां बढ़ती जाएंगी, ईरान का भी मुंह तोड़ जवाब देने का वादा रहेगा। यानी अब अमेरिका और इजराइल को जो नाकामी हुई इस 12 दिन की जंग के बाद, ईरान ने डिप्लोमेटिक सतह पर भी एक तरह से घेरने का सिलसिला शुरू कर दिया, तावान कंपनसेशन मांग करके। और वो अपनी फौजी ताकत भी और मजबूत कर रहा है और कह रहा है कि अगर अब इस बार कुछ होगा तो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर हम तबाही करेंगे इसराइल की और अमेरिका के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आफ्ताब कमाल पाशा साहब। कंक्लूड करते हुए अगर आप कुछ मुख्तसर बता सकें कि अब आगे क्या? देखिए, उनकी साजिश वेस्टर्न कंट्रीज की यही रही कि यूक्रेन में हम सपोर्ट करके यूक्रेन को, रशिया को हरा देंगे और उसके जरिए रूस और चीन की दोस्ती को खत्म करेंगे और रूस कमजोर हो जाएगा। तो वो नाकामी उनको बर्दाश्त करने हो नहीं रहा है। तो दूसरा रास्ता उन्होंने इसराइल और गाजा जंग और ईरान को कमजोर करने की, शिकस्त करने की और तख्ता पलटने की कोशिश की। उसमें भी उन्होंने नाकामयाबी का गुजारा हुआ है। तो ये फ्रस्ट्रेटेड हैं कि जो हमारा असल दुश्मन है चीन, वो कम मजबूत होते जा रहा है और उनकी दोस्ती रूस के साथ मजबूत होती जा रही है और ब्रिक्स में ज्यादा से ज्यादा देश शामिल हो रहे हैं और डॉलर कमजोर होने की आशंका है। और भारत भी रूस से लगातार चीन तेल हासिल करने की बात कर रहा है और चीन से दोस्ती बढ़ा रहा है। तो इन सब डेवलपमेंट्स को लेके टैरिफ का भी कुछ आगे मसला बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ धमकियां पे धमकियां जा रही हैं। तो ये सब जो है कॉम्बिनेशन हो रहा है और अमेरिका ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनका जो दबदबा था, उनका इन्फ्लुएंस जो था पहले से अब बहुत कम हो गया। देशों
देश बढ़ते जा रहे हैं। अब भारत तीसरी या चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गई है, और वो अपने हित में रूस से तेल जरूर हासिल करेंगे या चीन से बरकरार रखेंगे ताल्लुकात। तो ये सब जो है उनको नापसंद है कि ये हमास जैसा छोटा गुट जो है मान नहीं रहा है। ईरान जो है अभी अड़ा हुआ है, हिजबुल्लाह भी हथियार सौंपने के लिए तैयार नहीं है, हुती जो है हमारे बमबारी के बावजूद वो अटैक कर रहे हैं, और रूस भी आगे बढ़ रहा है, सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और चीन भी टैरिफ से कोई डरा हुआ नहीं है। तो ये सब मामला उनको जो है, जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस था, वो कहता है कि 21वीं सदी हमारी होगी, हम इन्फ्लुएंस करेंगे, पूरी दुनिया को ऑर्डर करेंगे और रिशेप करेंगे हमारे स्ट्रेटेजी के मुताबिक। वो हो नहीं पा रहा है। सभी जगह उनको धक्के हो रहे हैं, यूक्रेन में, गाजा में, ईरान में, टैरिफ में, कनाडा में, और उनके दोस्त भी इसमें शामिल हो गए। ना जापान पे टैरिफ लगा रहे हैं, कनाडा पे लगा रहे हैं, सब पे लगा रहे हैं। तो वो अपना जो आइसोलेशन है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, और उनका खर्च जो बढ़ गया है उसको कमजोर करने की जो भी कोशिश कर रहे हैं वो कमजोर नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ रहा है। तो जी इसलिए जी। जो है वो फ्रस्ट्रेशन उनका बढ़ रहा है, मिलिट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, हर एक शोबे में उनको शिकस्त हो रही है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम्म, ये सब देश जो है दुश्मन उनके और बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ हमास ही नहीं, लेबनान में नहीं, हूती में नहीं, ईरान ही नहीं, चीन ही नहीं, रूस ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जो है ये उनके मुखालफत बढ़ती जा रही है, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा, जैसा उम्मा का सपोर्ट उनको समझ में नहीं आ रहा, ये उनकी शिकस्त भी इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे उनको समझ में नहीं आ रहा है, और उनके पॉलिसी जो है ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। ये हर तरफ से अमेरिका को नाकामी नजर आ रही है, और उसमें घबराहट में जो भी कदम वो उठा रहा है वो उसके नाकाम होते जा रहे हैं, और दुनिया में हर दिन एक तरह से उसकी दादागिरी खत्म हो रही है। खत्म हो रही तो एहतियात से कहे जाने वाला लफ्ज है, खत्म हो चुकी है, ऐसा बहुत लोग दुनिया में मान रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।